बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने अपना जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिस्कशन कर ली थी। आज के टॉपिक में हम साइटोकाइनेसिस जो है उसको डिस्कस करेंगे और अपनी जो माइटोसिस है उसको देखेंगे कि दो सेल्स किस तरह से या 2 से 4 सेल जो हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं। हम कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस क्या है। हम इसके बारे में कहते हैं इट्स ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? हम इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। मतलब क्या कि हमारे पास डिवीजन ऑफ, हम कहते हैं कि जो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हो चुकी है और अब हमारे पास क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। हम कहते हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होती है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि क्लीवेज फरो फॉर्मेशन होगी। क्लीवेज फरो फॉर्मेशन कैसे होगी? और ये स्टार्ट होती है फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्ट फ्रॉम एंड टीलोफेज। जब हमारे पास टीलोफेज एंड होती है तो उसके बाद हमारे पास अगली स्टेज जो है साइटोकाइनेसिस की, क्लीवेज फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं कि हमारे पास है क्या? ये एक सेल है, ठीक है, जिसका क्या हो चुका है? 2 हमारे पास सेल जो हैं वो बन चुके हैं। अब ये डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो तो हो गई, लेकिन अब क्या है? हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी। तो कैसे होगी जी? क्लीवेज फरो बनती है किस तरह से कि ये इस तरह से जो है अंदर को ये, ठीक है, ये अब जो है इसको हम कह रहे हैं क्या है? क्लीवेज फरो। अब ये क्लीवेज फरो किस तरह से बनती है? हम कहते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिंग है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है ये होता है कहाँ पे? जहां पे हमारी मेटाफेज प्लेट बनती है। मेटाफेज प्लेट बनती है और इनको सिग्नल जो प्रोवाइड करने वाला है हम कहते हैं कि जो एस्टर्स हैं, एस्टर्स जो है वो सिग्नल देते हैं। किसको सिग्नल देते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल को। अब यहाँ पे होता क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन, 2 हमारे पास प्रोटीन जो हैं, ये प्रोटीन क्या करती हैं? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। ये जो हमारी मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन, हम कहते हैं कि यहाँ पे क्लीवेज फरो क्या है? इन्वेजिनेशन हो रही है। अब ये इन्वेजिनेशन क्या है कि अंदर की तरफ ये क्या है? धंसना शुरू हो जाती हैं, जो कि यहाँ पे जो एस्टर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एस्टर्स हैं इससे जो है वो सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं और जाते हैं सेल्स के पास, सेल की मेम्ब्रेन के पास, और ये अंदर की तरफ क्या करना शुरू कर देती है? इन्वेजिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। हम कहते हैं फिर होता क्या है कि ये क्लीवेज फरो क्या होती है? कंप्लीट जो है वो अभी देखें हमारे पास क्या है? 2 सेल्स बन चुके हैं। अब इसमें और इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। क्यों? कि ये हमारे पास पहले यहाँ पे डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम तो हो चुकी, अब क्या है? एक रीजन में एक सेल यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे क्रोमोसोम का जो न्यूक्लियस है। अब हमारा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, जिससे ये सेल क्या करेंगे? 2 इस तरह से क्या होंगे? 2 अलग अलग सेल बन जाएंगे। इसको हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है? साइटोकाइनेसिस है। ठीक हो गया। ये प्रोसेस क्या कराता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमारे पास किस तरह से हुई है? हम बच्चे इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो यहाँ पे ये वाली माइक्रोट्यूब्यूल हैं एस्टर से जो निकल रही हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बेटा सिग्नल जनरेट करती हैं और जाके पहुंचा देती हैं रिंग ऑफ दी सेल, इक्वाटोरियल रिंग ऑफ दी सेल, जहां से क्लीवेज फरो बनना शुरू हो रही है। ये वाली असल में ये क्लीवेज फरो है, इक्वाटोरियल रिंग है, जहां पे अगर हम इसमें से एक लाइन गुजारें तो सेंटर से एक लाइन गुजर जाए, इसको हम कहते हैं हमारे पास इक्वाटोरियल रिंग फॉर्मेशन है। यहाँ पे जब इसको इम्पल्स जाती है तो ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो क्लीव करना शुरू कर देती हैं
और इससे जो 2 सेल हैं वो नए जनरेट बन जाते हैं। ये तो थी हमारी साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम जो है हमारी माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस की। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस कि जो माइटोसिस है इसकी हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है। माइटोसिस के बारे में हम कहते हैं कि माइटोसिस सबसे पहले तो किस में होगी, हम कहते हैं कि ये बॉडी सेल्स में होगी। सारे जितने भी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, या जिनको हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स या बॉडी सेल्स उनमें होती है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है रिमेन्स कांस्टेंट। हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन, हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है रिमेन कांस्टेंट। कि जितने पेरेंट सेल में है, ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इससे एक डॉटर सेल बना है। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक हो गया, ये डॉटर है, ये पेरेंट सेल है। तो हम कहते हैं कि पेरेंट से जब भी डॉटर सेल बना है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं। फिर हम इसके बारे में ये कहते हैं कि जो माइटोसिस है ये कहाँ पे होती है। हमने इसके बारे में कहा कि सारे जो बॉडी सेल्स हैं ऑटोसोम्स वहां पे होती है। और हम इसके बारे में फिर ये बात करते हैं कि इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, इसमें क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो सारे सेल्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं कि एक सेल को अगर 46 क्रोमोसोम मिले हैं तो दूसरे सेल को भी 46 क्रोमोसोम ही मिलते हैं। फिर हम कहते हैं कि इसमें जो सेल है वो रिमेन एज, जिस तरह के हमारा पेरेंट सेल है उसी तरह का डॉटर सेल होता है। हम इसमें कहते हैं नो क्रॉसिंग ओवर अकर, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, नो क्रॉसिंग ओवर अकर एंड नो रिकम्बिनेंस, नो रिकम्बिनेंस फॉर्म्स। हमारे पास जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगी तो फिर हमारे पास जो नए रिकम्बिनेंट्स हैं, जो डीएनए रिकम्बिनेंट्स हैं, वो भी हमारे पास नहीं बनेंगे। फिर हम उसके बारे में फिर एक और बात कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा हम कहते हैं कि मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जिस तरह हमने ये बात की कि अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बारे में कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जो कुछ एनिमल्स हैं जिनमें जो माइटोसिस है ये ऐसे ही होती है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कुछ में ये माइटोसिस जो है वो कैसी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस तरह की सिंपल बाइनरी फिशन है, हम यहाँ पे इसकी एग्जांपल ले लें, बैक्टीरिया की अगर ले लें तो हम कहते हैं कि जिस तरह बाइनरी फिशन है, एक सेल है और वो सेल आगे जो है वो डिवाइड हो गया है। जिस तरह एक सेल आगे डिवाइड होता है माइटोसिस में, इसी तरह बाइनरी फिशन में हमारे पास एक सेल है जो आगे डिवाइड हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि माइटोसिस होती क्यों है, ये हम कहते हैं कि बॉडी ग्रोथ के लिए। ठीक है, बॉडी ग्रोथ से क्या मुराद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हमारे पास एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई है उसके बाद कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन है, वो सारी के सारी किसके जरिए होती है, इस माइटोसिस के जरिए होती है। जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन है कि सेल जो है वो डिवाइड होते जाते हैं और उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो होती जाती है। फिर हम इसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पे देखें एक और भी काम है। एक तो हमने कहा बॉडी ग्रोथ है, दूसरी हम कहते हैं कि रीजनरेशन का जो प्रोसेस है, रीजनरेशन है। ठीक है, रीजनरेशन क्या है कि अपने लॉस्ट जो ऑर्गन्स हैं उनको दोबारा से रिक्रिएट कर लेना, रीजनरेशन है। या हम इसको कहते हैं जो बाउंड हीलिंग वगैरह है। ठीक है, अगर कहीं बॉडी पे कोई जख्म लग गया है या सेल्स की डेथ हो गई है, वहां पे फिर क्या होता है कि बाउंड हीलिंग मतलब को जख्म को भर दिया जाता है, ये सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल्स आके वहां पे एडजस्ट कर जाते हैं। इसी तरह रीजनरेशन है, बहुत सारे जिस तरह के प्लेन एरिया वगैरह में रीजनरेशन का प्रोसेस है
कि वो क्या करते हैं कि इनके सेल जो है वो माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते रहते हैं, और क्या होता है हमारे जो लॉस्ट ऑर्गन्स हैं जिस तरह सी अर्चन प्लेनेरियम वगैरह में, वो अपने बाकी ऑर्गन जो हैं या बॉडी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको दोबारा से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंस थी माइटोसिस की, जिसको हमने देखा है कि माइटोसिस हमारे पास किस तरह से हो रही है और इसका हमारे पास काम क्या है। हम कहते हैं कि इसके अलावा एक और बचे टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, जिसका हमने बहुत दफा नाम सुना होगा कि जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, इसको भी, इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि जो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग है ये भी हमारे पास असल में हो क्या रहा है। हम कहते हैं कि ये भी जो रिप्रोडक्शन है असल में नंबर ऑफ सेल जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि टिश्यू कल्चर है, जिस तरह हम प्लांट्स में टिश्यू कल्चर करवाते हैं, ये हमारे पास तकनीक है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, जिससे हम सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करते हैं। ये भी हमारे पास माइटोसिस ही है। हम इसमें करते क्या है कि एक सेल लिया और इस सेल को हमने क्या करता है, वो सेल आगे डिवाइड होता रहता है, उसमें हम अपनी मर्जी का जो वो डीएनए है या न्यूक्लियस है वो इंसर्ट करवा देते हैं। उस स्पीशी का जो ऑर्गेनिज्म है, उन कैरेक्टरिस्टिक का जो ऑर्गेनिज्म हामिल है वो डिवाइड होता रहता है। कैसे? माइटोसिस से। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय माइटोसिस। तो इससे फिर और कुछ हमारे पास ऐसे हैं सेल्स जिनमें माइटोसिस नहीं होती, जिस तरह के ब्रेन सेल्स हैं या नर्व सेल्स जिनको हम कहते हैं, या हमारे पास जो आई लेंस है ये भी डिवाइड नहीं होते, ये जी नॉट फेज में चले जाते हैं, उसके बाद ये मजीद डिवाइड नहीं होते। तो ये हमारे पास बच्चों आज हमने अपनी माइटोसिस को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा है कि दो फेजेस थी, एक कैरियोकाइनेसिस थी, एक साइटोकाइनेसिस थी। एक में हमने डिस्कस किया कि डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम है या डीएनए या न्यूक्लियस, और दूसरी को हमने कहा कि हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। असल में हमारे पास जब क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी बन गए, एक सेल के अंदर दो सेल बन गया, वो दो सेल अलग अलग होना चाहते हैं, तो वो होता क्या है कि जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में वो होती है क्लेवेज फरो फॉर्मेशन, जिस तरह से ये है इक्वाटोरियल रिंग पे बनती है, जो कि एस्टर्स से इनको सिग्नल जाता है और ये अंदर की तरफ इमेजिनेट करना शुरू कर देती हैं और दो सेल जो है वो हमें एट द एंड मिल जाते हैं। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात की है कि जो इसकी हमने कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन की है कि हमारे पास देखें बॉडी सेल्स हैं और सारे के सारे जो ऑटोसोम्स हैं ये इनमें जो है माइटोसिस इनमें हो रही है। फिर हमने कहा कि इसमें एक बड़ा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट एज देयर पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में पाए जाते हैं। फिर हमने इसके बारे में ये भी देखा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेरिडिटरी मटेरियल की, हर एक सेल को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए भी, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या बाइनरी फिशन है या रीजनरेशन का प्रोसेस है, वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है, ये सभी में पाई जा रही है। तो आज हमारा जो माइटोसिस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।